वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक क्लेवर और एक फुलिश दो कैरेक्टर के बीच की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट? एक था रेनर्ड द फॉक्स और एक था रेवन, राइट? रेवन थोड़ा फुलिश था, जिसे हम कहते थोड़ा बेवकूफ़ था। उसके पास लैक ऑफ जजमेंट था। और एक तरफ हमारा फॉक्स था जिसका नाम था रेनर्ड, जो थोड़ा क्लेवर था। क्लेवर मतलब चतुर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर था उसके कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने पिछले पार्ट में किया था। बच्चों, और भी बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइजेस आपके बुक में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे एक्सरसाइजेस। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। बच्चों, आपके पास दो कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। एक में वर्ड्स होंगे और दूसरे में उसके मीनिंग्स होंगे। थोड़े जम्बल्ड होंगे, इधर उधर होंगे। और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पोएम से ही वर्ड्स दिए गए हैं और मीनिंग भी दिए गए हैं। और बहुत ही फन एक्सरसाइज है, देखते हैं। और हमें मैच करना है वर्ड्स को और मीनिंग्स को। चलो स्टार्ट करते हैं साथ में। पर्च दिया गया है और पर्च के साथ बीच में पहले क्या दिया गया है? स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो आप देखोगे इसे मैच किया कहाँ गया है? सैट ऑन अ ब्रांच, ठीक है। फिर मॉर्सल क्या होता है? अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, उससे मैच किया गया है। सीक मतलब टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड का मतलब होता है घमंड, उसको किससे मैच किया गया है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर। एक फीलिंग होता है कि आप दूसरों से अच्छे हो। आइड, आइड मतलब किसी चीज पर नजर रखना। इसका जो मीनिंग है वो है लुक्ड विद इंटरेस्टेड समथिंग। लिम्ब, लिम्ब मतलब ब्रांच ऑफ अ ट्री। और वुड्स, वुड्स मतलब अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। एक छोटा सा फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पे एक तरीके के पेड़ होते हैं। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, इसके जो मीनिंग्स हैं, उस पर हम लोगों ने एक दूसरे से मैच कराया, ठीक है। एक टाइप ऑफ, या आप वर्ड मीनिंग्स के तौर पे इसको याद कर सकते हो और लिख भी सकते हो, ओके। चलो चलते अगले एक्सरसाइज पे। Let us think and reflect. Look at the pictures and number them in order that they happen in the poem. आपके पास ये जो पूरा पोएम है, उस पूरे पोएम को डिफाइन करने के लिए चार आपको मिनी छोटे छोटे पिक्चर्स दिए गए हैं और इसमें नंबरिंग नहीं दी गई है। बच्चों, आपको तो पोएम याद है ना कि कौन सा इवेंट कब हुआ था? आपको बस पिक्चर को देखकर उस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको उसका नंबरिंग करना है। तो देखते हैं नंबर 1 में क्या होगा। हाँ, नंबर 1 में हमने देखा रेवन के पास उसका मॉर्सल है। देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या होगा। फॉक्स, रेनर्ड को रेवन दिखता है और वो उसे देखता है किसके साथ? मॉर्सल के साथ, जो उसके बीक में होता है। अब चलो चलते हैं थर्ड नंबर में क्या होगा। हाँ, वो उसे तारीफ करने बोलता है ताकि वो सिंग करेगा ना, वो गाना गाएगा तो बीक से उसका जो मॉर्सल है वो नीचे गिर जाएगा। अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है। हाँ, वो गाना गाने का कोशिश करता है और उसका जो मॉर्सल है नीचे गिर जाता है और फॉक्स उसको लेकर भाग जाता है। तो ये सीरीज आप देख रहे हो, बस हमें इसे नंबरिंग करना था कि कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा सेकंड में होगा, थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। काफ़ी फन एक्सरसाइज था, है ना? पिक्चर के थ्रू नंबरिंग करना। ये पिक्चर अगर आप देखोगे ना, याद रखोगे ना, तो आपको ना ये पोएम भी बहुत अच्छे से याद रहेगा और आप बहुत अच्छे से ना स्टोरी को भी समझ पाओगे कि ये स्टोरी था पोएटिक फॉर्म में, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं, जैसे कि ये पोएम से ही है। सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है। सच फेदर्स रेफर टू डैश फेदर्स। यहाँ पे जो फेदर्स है, पंख के बारे में यूज किया गया लाइन है, वो किस चीज को दर्शाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला शाइनी एंड ब्यूटीफुल, दूसरा ब्लैक एंड डल, तीसरा ग्रे एंड लॉन्ग और चौथा जो डी है शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। तो सच फेदर्स मतलब कुछ सुंदर तारीफ की जा रही है, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली सबसे सुंदर वाला ऑप्शन, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। चलो चलते अगले वाले क्वेश्चंस पे। चलो, इसके बाद भी कुछ रीडिंग वाली चीज़ होंगी, पर उससे पहले कुछ एक्टिविटी, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किया था हमने ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस है, ओके। जैसे व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग। अब जो रेवन है उसको सब किंग क्यों कहेंगे? सारे बर्ड्स जो वहाँ जहाँ जो वुड्स में रहते हैं, मिनी फॉरेस्ट में सब रहते हैं, उसको क्यों कहेंगे कि नहीं 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 तुम किंग हो? ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न था?
ऑब्वियसली, क्योंकि वो जब गाना गाएगा उसको तारीफ किया जा रहा था ना, फ्लैटरी हो रही थी। फ्लैटरी मतलब किसी को मक्खन लगाना, किसी को तारीफ करना, ठीक है। और ये कौन लगा रहा था? हमारा रेनर्ड। किसको? रेवन को। चलो देखते हैं आंसर क्या है। The birds would call the raven as king if he sang. तो उसको क्यों कहेगा किंग? क्योंकि वो गाना गाएगा, है ना। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, why does the fox address the raven as sir? अच्छा, अब क्वेश्चन है कि जो रेवन है उसको रेनर्ड ने, फॉक्स ने सर क्यों कहा? ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट देने के लिए, ताकि वो मॉर्सल को ले सके। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। The fox addressed the raven as sir out of flattery only. Flattery मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लैटरी मतलब होता है तारीफ करना या किसी को अपने बात में फंसाने के लिए मक्खन लगाना। ये एक मुहावरा है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। किसी को हम फ्लैटर करते हैं उसकी तारीफ करके, तो वो उसको सर बोल रहा था ताकि वो उसकी बातों में आ जाए। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the raven open his beak? ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास पैसेज दिया गया है, उसको रीड करके करना है। तो जो आपके पास टेक्स्ट है वो आपके पोएम से ही है। जो टेक्स्ट है वो ऐसा है, The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. तो यहाँ पे जो रेवन है वो एज अ जोक लेता है और वो अपना भूल जाता है ना कि उसका वॉइस भी क्रोक टाइप का है, अच्छा तो है नहीं। और वो अपने प्राइड में आकर, झूठे घमंड में आके, बातों में आकर वो अपना बीक अपना जो चोंच है उसको खोल देता है और उसका मॉर्सल गिर जाता है। तो इसी पैसेज पे बेसिस एक क्वेश्चन है, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? रेवन जो है वो अपना जो बीक है उसको क्यों खोल देता है? ऑब्वियसली गाना गाने के लिए। देखते हैं आंसर क्या होगा। रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग एज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम, क्योंकि उसने उसको फ्लैटर किया था कि आप बहुत अच्छा गाते हो, सब कोई आपको किंग किंग कहेंगे, इसीलिए उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला और मॉर्सल जो पीस ऑफ फूड था वो उसके मुंह से गिर गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। बच्चों यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है और कैरेक्टर से जुड़ा हुआ उसका एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, उसका एक गुण दिया गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, क्लेवर और फुलिश। क्लेवर मतलब क्या होता है? जो चतुर होता है। और फुलिश मतलब क्या होता है? जो थोड़ा बेवकूफ़ होता है। तो यहाँ पे फॉक्स क्या है? क्लेवर है। तो ये जो रेवन है वो क्या होगा? वो होगा फुलिश, थोड़ा बेवकूफ़। ठीक है, चलो चलते हैं अगले फन एक्सरसाइज पर। Why does the raven forget that his voice is just a croak? क्वेश्चन है, रेवन ये क्यों भूल जाता है कि उसका जो आवाज़ है वो क्रोक है, मतलब वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे फ्लैटर करता है। कौन फ्लैटर करता है? हमारा क्लेवर फॉक्स, रेनर्ड। देखते हैं आंसर क्या है। रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, इट इज ड्यू टू हिज प्राइड, ही फॉल्स इनटू अ नेट वोवन बाय द क्लेवर फॉक्स। उसे एक झूठी प्राइड थी, उसके पास एक घमंड था। वो घमंड में आ गया था और उसे लगा कि जो भी स्वीट स्वीट बातें कहा जा रहा है वो उस बातों में आ गया। एक ट्रैप था, एक नेट था, उस जाल में फंसा और उस जाल में फंसने के कारण वो फंस गया। और फिर उसके झूठे घमंड के कारण वो अपने मॉर्सल, जो एक स्मॉल पीस ऑफ फूड उसके पास था, उससे भी उसने हाथ धो बैठा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग? अब पूछा जा रहा है जो हमारा क्लेवर रेनर्ड जो फॉक्स है उसने हमारे फुलिश बेवकूफ़ रेवन को गाना गाने के लिए कैसे उसको मनाया। ठीक है, उसने क्या खिचड़ी पकाई? ऑब्वियसली उसने उसकी तारीफ की, उसकी फ्लैटरी की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? रेनर्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली, ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन। जैसे मैंने पोएम में आपको बताया था कुछ वर्ड्स यूज किए गए थे, हैंडसम, सच ग्रेट फेदर्स। अगर आप गाना गाओगे तो आपको किंग कहा जाएगा। वो सारे वर्ड्स को फ्लैटर करने के लिए रेनर्ड ने क्या किया? उसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर फ्लैटर करने के लिए रेवन के सामने पेश किया। और उस बातों में हमारा जो क्लेवर रेवन था, क्या हमारा रेवन क्लेवर था? नहीं, वो फुलिश था, बेवकूफ़ था, वो इन बातों में आ गया। और ऐसे हमारे क्लेवर रेनर्ड ने हमारे फुलिश रेवन को मना लिया। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। Why does रेनर्ड say that pride is not wise? आपको पता होगा ना, जाते जाते जो रेनर्ड है उसने रेवन को एक बात कही थी, ओ माई फ्रेंड, लगता है ये सरप्राइज में तुमने लेसन सीखा है। बट जो प्राइड होता है ना वो बहुत ही अनवाइज चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों?
क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज रेनड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। रेनड ने क्यों कहा, फॉक्स ने क्यों कहा कि जो प्राइड, जो घमंड है, वो विवेकशील वाली चीज़ नहीं है, वो बुद्धिमत्ता की चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आदमी घमंड में या उन सारी बातों में होता है ना जो कि सत्य नहीं है, जो कि ट्रुथ नहीं है, कोई आपके सामने मीठी मीठी जलेबी घोलता है, ठीक है ना, तो वो उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन होता है, जैसे कि रेनड के पास था, उसको मॉर्सल चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा? रेनड सेड सो राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि घमंड के कारण, प्राइड के कारण वो अपनी रियलिटी को नहीं पहचान पाया, और जिसके कारण क्या हुआ, उसके पास जो एक फूड था, एक पीस ऑफ फूड था, मॉर्सल, उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा और वो सफ़र किया। और लाइफ में भी ऐसे ही होता है बच्चों, अगर आप रियलिटी में नहीं रहोगे ना, और कोई भी आपके साथ क्लेवरली आपको फुलिश बनाकर चला जाएगा, जस्ट लाइक रेनड ने रेवन के साथ किया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। अब क्वेश्चन है, जैसे कि रेनड ने रेवन को कहा कि ये जो लेसन मैंने तुम्हें सिखाया प्राइड को लेकर, घमंड को लेकर, लगता है थोड़ा सरप्राइज में तुमने इसे सीखा है। तो उसने ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया, सरप्राइज? क्योंकि वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो फ्लैटरी में आ गया और मॉर्सल से हाथ धो बैठा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आंसर क्या होगा इसका? The teaching is quite a surprise because the raven is not as clever as the fox is. क्योंकि जो रेवन है वो बहुत सीधा है, राइट? पर वो घमंड, सीधा तो है, लेकिन क्यों सीधा है? क्योंकि वो अपने घमंड में आ गया, राइट? उस चीज़ का उसको घमंड हो गया, क्योंकि उसको सत्य पता था, उसको ट्रुथ पता थी। तो वो प्राइड, क्या होता है ना बच्चों, जब आप प्राइड में होते हो ना तो आप ब्लाइंड हो जाते हो। ब्लाइंड मतलब थोड़े अंधे हो जाते हो, ठीक है? इसलिए कोई आपसे कुछ भी बोले उसके पहले आप फैक्ट चेक करो कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। समझो बच्चों, आपको कोई तारीफ करता है, ठीक है, तब आप कैसे रिएक्ट करोगे? अब सोचो, ये पोयम है मैंने जो आपको बताया, इस पोयम से आपने एक चीज़ तो बिल्कुल सीखी है, जो कि रेवन को जाते जाते रेनड ने सिखा दिया। क्या सिखाया? ये सिखाया कि सरप्राइज में तुमने ये लेसन तो सीख लिया, ठीक है, मॉर्सल से तुमने हाथ धो बैठा, लेकिन इससे, इस पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि जो प्रेज है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसके पीछे उसका कोई इंटेंशन है। जैसे कि जो हमारा फॉक्स है रेनड, उसके पीछे ये इंटेंशन था कि उसे क्या चाहिए था, मॉर्सल चाहिए था। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप समझो, आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपके बारे में, जैसे रेनड और रेवन के बारे में तारीफ कर रहा है, कोई आपको बहुत प्रेज कर रहा है। अगर कोई आपको बहुत प्रेज करेगा तो आप क्या करोगे? एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर जो लेसन हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग के बेसिस पे बनाना है। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ना, कोई अगर हमें बहुत ज़्यादा प्राइड में स्टेटमेंट्स दे रहा है, स्वीट स्वीट वर्ड्स कह रहा है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा रुक कर चेक करेंगे कि वेदर द पर्सन हु इज सेइंग स्वीट वर्ड्स, जो इंसान अच्छा वर्ड कह रहा है, उसमें कोई रियलिटी है भी कि नहीं, या वो हमें ऐसे ही चढ़ा रहा है ना, और फिर फ्लैटर कर रहा है, जस्ट लाइक रेनड डिड टू रेवन। हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे सही है या गलत। तो इसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे, देखते हैं। I would be alert after hearing the praise. Then I would analyze what is real matter and take proper steps to know the reality. Obviously, सबसे पहले आपको प्रेस को सुनना है, फिर आपको एनालाइज कहना है कि असल मैटर क्या है, सच्चाई क्या है, और फिर एक प्रॉपर स्टेप्स लेंगे सच्चाई को जानने के लिए, है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, ये कहानी आपको क्यों सुनाई जा रही है? ये कविताएं, फेबल्स और फोकटेल्स आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि फेबल्स हो चाहे फोकटेल्स हो, उसमें आपको एक मॉरल लेसन मिलता है। तो वैसे ही आपको इस मॉरल लेसन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, ओके? चलो, और भी इसी तरीके के फन लविंग और बहुत ही लेसन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, जब हम पोएम पढ़ रहे थे ना, तो हम बहुत सारे वर्ड्स को देख रहे थे, राइट? जैसे लिम्ब, हिम, है ना, इसी टाइप के वर्ड्स है जिसके जो लास्ट वाले जो साउंड है ना, राइमिंग स्कीम,
वो मैच करते, मतलब साउंड उसके मैच करेंगे। तो आपको ना एक स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एक आपके लिए बना हुआ है, दूसरा आपको बनाना है। जैसे कि लिम्ब हिम, दूसरा वर्ड ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, चलो देखते हैं। यस सर। बीक सीक, बीक मतलब चोट, सीक मतलब किसी चीज के पीछे सीक करना, खोजना। बीक सीक, ये स्टैंजा 1 का है। अब चलते स्टैंजा 2 पे। वर्ड बर्ड, ठीक है। अब और दूसरा राइम जो स्कीम है वो कौन सा 2 वर्ड्स है, लेट्स सी। सिंग किंग, आप देख रहे हो ना, वर्ड बर्ड सिंग किंग, ये पोयम में एक पोयम को रिदम देता है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है बच्चों, जब भी हम पोयम पढ़ते हैं ना, तो जैसे लिम्ब हिम सिंग किंग कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में एक जैसे पोएट रखते हैं ताकि पोयम आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो, ठीक है। वो एक टोन देते हैं, और टोन से क्या होता है, आपको जल्दी याद होता है, वो एक राइमिंग टोन में बन जाता है। तो आपको इस एक्सरसाइज में इसलिए दिया गया है ताकि आप वो सारे वर्ड्स को पहले देख लो, और फिर उससे जुड़ा हुआ स्टैंजा का जो और वर्ड्स है वो आपको लिखना है। तो स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 हमने देख लिया, अब चलते हैं स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 की ओर। लेट्स सी। स्टैंजा 3 में है जोक क्रोक, अगला वर्ड कौन सा होगा स्टैंजा 3 में जो राइमिंग टाइप का होगा, लेट्स सी। प्राइड आइड, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4। नो ग्लो, राइट, नो ग्लो। अब देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ कौन सा स्टैंजा 4 का वर्ड है। स्टैंजा 4 का कौन सा वर्ड था, नो ग्लो। इससे जुड़ा हुआ और कौन सा वर्ड है सेम स्टैंजा का, अनवाइज सरप्राइज, है ना मजेदार। लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। What is alliteration? बच्चों बहुत लोग इसको एलिट्रेशन कहते हैं, ये एलिट्रेशन नहीं है, ये ऑलिट्रेशन है। क्या है ऑलिट्रेशन? तो ऑलिट्रेशन क्या होता है? Alliteration is a repetition of consonant sounds at the beginning of words when 2 or more words together begin with the same sound. इट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। इसे हम एलिट्रेशन नहीं पढ़ते हैं, ऑलिट्रेशन पढ़ते हैं। तो ऑलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ विच साउंड, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने भी लेटर्स बचे वो हो गए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट किए जाते हैं बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्द की शुरुआत में, बिगिनिंग में, ठीक है, तो वो जो सारे शब्द होते हैं ना, जैसे बिग बिग बीक, तो एक ही पोएम में बेसिकली पोएट यूज करते हैं एक टोन देने के लिए। जैसे मैंने आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बताया, पिछले क्लासेस में मैंने आपको होमोफोन्स के बारे में बताया था, राइट, जिसमें कि जो साउंड्स होते हैं वो सेम लगते हैं बट स्पेलिंग और जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑलिट्रेशन वो टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें रेपिटेशन होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है। और इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो इन पोएम ओनली। लेट्स सी। जैसे कि बच्चों आप देखोगे कि व्हेन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, इट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन क्या है, सबसे पहला बच्चों याद रखना कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग में, ठीक है। 2 और मोर जो लेटर्स होते हैं, साउंड होते हैं, वो साथ में एक जैसा साउंड करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑलिट्रेशन। जैसे बिग बीक सिंग किंग, राइट, ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और ये स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही एक जैसा साउंड कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू इट। लेट्स मूव। स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम। जैसे कि आपके पोएम में वर्ड्स है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, बिग बीक, स्टार्टिंग में ही बिग बीक, राइट, कॉन्सोनेंट साउंड, बी इज अ कॉन्सोनेंट और स्टार्टिंग में ही रिपीट हो रहा है, इट्स एन ऑलिट्रेशन, बिग बीक, राइट। तो बिग और बीक दोनों में ब साउंड है, राइट। सिमिलरली द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, सॉन्ग स्वीट, स एस इज बीन रिपीटेड, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक एक्सरसाइज है, लेट्स सी दैट। स्टैंजा 2 में आपको पिकअप करना है, ओके, और मैंने बताया भी है इसमें एस एक वर्ड है जो ऑलिट्रेशन है, एंड द आंसर इज सिंग किंग। लेट्स लुक एट द आंसर, सिंग किंग, राइट। तो ये है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि बिगनिंग में रिपीट होते हैं, ठीक है, वो एक जैसा सुनने में लगते हैं, जैसे बिग बीक सिंग किंग। इट्स क्वाइट फनी। लेट्स मूव टू अनदर इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, ओके बच्चों। चलो अब आपके पास है कुछ वर्ड्स, ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं ये हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब
जो वर्ड है उसका उल्टा, ठीक है। जैसे कि वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब जो बहुत इंसान ग्राउंडेड होता है, अपने जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, फ्लू मतलब उड़ना, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मतलब याद रखना, नोटिस मतलब किसी चीज को नोटिस करना, डिम मतलब कुछ जैसे कि ग्लो है, अब वो ग्लो डिम हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा लेस ग्लो करेगा। क्राइड, क्राइड मतलब रोना, सिली मतलब बेवकूफ़ी, राइट। ये सारे वर्ड्स हैं आपके पास। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो आपके पोएम से लिए गए हैं, पोएम से लिए गए वर्ड्स हैं, और आपको उस वर्ड्स की मीनिंग का, मैंने पहले इसी क्लास में आपको बताया था, वो सारे वर्ड्स के ऑपोजिट आपको भरने हैं। आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे ये सारे वर्ड्स को आपको चुनना है और उसके मीनिंग का जो ऑपोजिट होगा वो उसमें आपको आंसर करना है। लेट्स लुक एट इट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड अ वंडरफुल एक्सरसाइज। लेट्स सी इट। पर्च्ड, पर्च्ड मतलब होता है बैठना। इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों जो हमने देखा? इट्स फ्लू, उड़ना। लेट्स लुक एट द अनदर वर्ड। फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूलना। इसका क्या होगा? रिमेंबर्ड, याद रखना। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। फुलिश, फुलिश मतलब क्या होता है बच्चों? फुलिश कौन था? रेनर्ड या रेवन। फुलिश होता है बेवकूफ। इसका क्या होगा ऑपोजिट? वाइज, बुद्धिमान, जो कि था फॉक्स। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। प्राइड, प्राइड मतलब घमंड। एक वर्ड था जिसका मतलब होता है ग्राउंडेड, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिलिटी, राइट। तो पर्ज्ड, फ्लू, फॉरगॉट, रिमेंबर्ड, फुलिश, वाइज, प्राइड, ह्यूमिलिटी। अब देखते हैं अगला वर्ड और उसका ऑपोजिट। लाव्ड, लाव्ड मतलब हंसना, उसका उल्टा क्राइड, रोना। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। इग्नोर, इग्नोर मतलब किसी भी चीज को नजरअंदाज करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? नोटिस। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। ग्लो, अब ग्लो का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डिम। ग्लो मतलब खिलना, डिम मतलब थोड़ा कम हो जाना। वो जो ग्लो होता है वो जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे कितना डिम हो गया है लाइट, है ना, कितना लाइट ग्लो कर रहा है, और फिर तक कितना डिम हो गया है, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये आपके पोएम से लिए गए हैं, और फिर उसके जो मीनिंग है उसके ऑपोजिट आपको लिखना है। काफ़ी मज़ेदार है, और मैं कहूँगी बच्चों आप कॉपी में पेन लेकर बुक के साथ ये सारा लिखना और बहुत मज़ेदार एक्सरसाइजेस करना, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करना, काफ़ी मज़ेदार है। अब इसी से जुड़ा एक और इसी ऑपोजिट वर्ड से जुड़ा हुआ एक और है कि आपको ये जो वर्ड्स हैं ना, इस वर्ड से जुड़े हुए कुछ वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ये वर्ड को आपको चुनना है, मैंने भी बनाया है, आप अपने से कोई भी वर्ड चुन सकते हो। मैं एक सैम्पल बता रही हूँ कि आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो। लेट्स हैव अ लुक। द क्रो, द क्रो पर्च्ड ऑन अ ब्रांच। पर्च्ड एक वर्ड था, उसका मतलब होता है बैठना, तो जो क्रो है वो ब्रांच पर बैठा। ये एक वाक्य है, स्टेटमेंट है। दूसरा है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। फॉरगॉट मतलब भूल जाना, नोटबुक मतलब कॉपी। मैंने अपना कॉपी लाना, मतलब मैं अपनी कॉपी लाना भूल चुकी हूँ या भूल गई हूँ, राइट। इसका एक स्टेटमेंट है। तीसरा, डोंट बी फुलिश, कम टू द पॉइंट। अगर कोई बात हो रही है, कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, और वहाँ पर अगर कोई आपको बातों में इधर उधर कर रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है, कोई आपको बोलता है डोंट बी फुलिश। फुलिश यहाँ पे कौन था? ये वर्ड है। फुलिश मतलब क्या होता है? There's two word बच्चों, फुलिश एंड क्लेवर। फुलिश मतलब होता है बेवकूफ, क्लेवर मतलब होता है चतुर। तो कोई बोलेगा डोंट बी बेवकूफ, बेवकूफ मत बनो, सीधे पॉइंट पर आओ, तो उसी का स्टेटमेंट है डोंट बी फुलिश, कम टू द पॉइंट। ये एक वाक्य के तौर पर आप यूज कर सकते हो जिसमें फुलिश का वर्ड भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट एक वर्ड है प्राइड, जो कि बहुत अच्छा है। प्राइड हैथ हर फॉल। वैसे ये एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, मुहावरा है इंग्लिश में। प्राइड हैथ अ फॉल मतलब जो घमंड है ना वो सही चीज़ नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं फॉल करा देता है लाइफ में। फॉल मतलब गिरा देता है कहीं ना कहीं, राइट। सो दिस वाज आर अमेजिंग ब्यूटिफुल एक्सरसाइजेज, राइट। इट वॉज सच एन अमेजिंग पोएम। कितना अच्छा पोएम है ना बच्चों, कितना अच्छा पोएम था। हमने रैवन के बारे में पढ़ा, हमने रेनर्ड के बारे में पढ़ा, हमें पता चला कि दे आर थ्री एनिमल्स। देयर इज जो कि क्रोक करते हैं, फ्रॉग, देन देयर इज क्रो, एंड देन देयर इज अ रेवन। हमने फुलिश और क्लेवर के मीनिंग को समझा, हमने ऑलिट्रेशन क्या होता है वो समझा, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग्स को देखा साथ, और साथ साथ हमने पिक्चर्स के साथ पोएम को एक साथ को रिलेट कर कर हमने नंबरिंग किया, राइट। और
काफ़ी फ़न एक्सरसाइजेस थे, काफ़ी मज़ा आया है ना। और आपके बुक्स के और भी एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए आप भी ऑलिट्रेशन का प्रैक्टिस करो, कुछ ऑपोजिट वर्ड्स अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ और कुछ उस ऑपोजिट वर्ड्स का सेंटेंसेस भी बनाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।